गाइस, अभी हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम मॉड्यूल 1 एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। इससे पहले वाले पार्ट में हमने पार्ट 1 जो कि है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब स्टार्ट कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम मॉड्यूल 1 का पार्ट 2। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। उससे पहले ये समझ लेते हैं, इसमें दो टर्म है, पहला है एनालिसिस, दूसरा है एल्गोरिथम। तो यहाँ पे एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम जो है, इसमें हम सबसे पहले ये समझते हैं जो एल्गोरिथम होता क्या है। उसके बाद तो समझेंगे यहाँ एनालिसिस एल्गोरिथम को करना है। ओके, तो सबसे पहले ये समझते हैं एल्गोरिथम होता क्या है। तो एल्गोरिथम जो हमारा होता है, आप कोई लैंग्वेज पढ़े होंगे तो उसमें एल्गोरिथम का भी एक टॉपिक पढ़े होंगे। उसमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हम कोई भी प्रॉब्लम को जो सॉल्व करते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप में लिखते हैं, उसी को एल्गोरिथम बोलते हैं। तो एल्गोरिथम होता क्या है वो समझ लेते हैं, इसका डेफिनेशन वगैरह। ओके, तो एन एल्गोरिथम कंसिस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। क्या फाइनाइट नंबर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेरा फाइनाइट नंबर है। तो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फाइनाइट नंबर ऑफ जो स्टेप्स होते हैं उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। ओके, वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, या रियल लाइफ प्रॉब्लम हो, या फिर कोई कंप्यूटर वाला प्रॉब्लम हो, या फिर कोई भी प्रॉब्लम। उसको स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप मान लेते हैं कोई भी काम करते हैं, उसमें पहले कहते हैं पहला नंबर पर हम ये काम कर लेंगे, उसके बाद ये करने के बाद हम दूसरा नंबर पर ये काम करेंगे, तीसरा नंबर पे कोई और काम करेंगे। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप मैनर में आप क्या करते हैं, कोई भी काम को डिस्क्राइब करते हैं, इसी को एल्गोरिथम बोलते हैं। ओके, तो एल्गोरिथम क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। फाइनाइट नंबर बोलना है, ऐसा नहीं यहाँ आगे करते जाए खत्म कब हो रहा है वो हमको मालूम ही नहीं है। तो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप होना चाहिए। ओके, दूसरा पॉइंट है एवरी स्टेप इन्वॉल्व सम ऑपरेशन। सभी स्टेप में कोई ना कोई काम होना चाहिए। इच ऑपरेशन मस्ट बी डिफाइन एंड इफेक्टिव। कोई भी जो यहाँ पे हम जो भी स्टेप लिख रहे हैं, ऐसा नहीं जी यहाँ पे कोई आम काम कर दिए और यहाँ पे ऐसा काम कर रहे हैं जिसका हमको काम से कोई मतलब नहीं है। जैसे करना था हमको 2+3, और यहाँ पे हम कह रहे हैं क्या, यहाँ पे हम कह रहे हैं ऐड, यहाँ पे ऐड लिख रहे हैं। तो इससे इसे कोई मतलब ही नहीं, हमको 2+3 करना था, यहाँ पे हम ऐड लिख रहे हैं। मीनिंग तो वही है, लेकिन इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एल्गोरिथम में हम इसको अगर ऐड कर दें तो हमको एक्स्ट्रा नंबर ऑफ वहाँ पे स्टेप्स लग जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो हमारा काम है उसी को सॉल्व करने के लिए हम अपना वो जो भी डेफिनेशन वगैरह है उसको देंगे। ओके, तो एवरी स्टेप इन्वॉल्व सम ऑपरेशन, कोई ना कोई काम होना चाहिए, और वो जो काम है वो डिफिनिट होना चाहिए और इफेक्टिव भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम वहाँ पे बस काम कर रहे हैं और हो ही नहीं रहा है, जो हमारा काम से रिलेटेड है वो काम नहीं हो रहा वहाँ पे। मेरा क्या होगा, डिफिनिट होना चाहिए, और साथ में इफेक्टिव, जो हम काम कर रहे हैं वो इफेक्टिव भी होना चाहिए। जैसे 2+3 करना है तो यहाँ पे हम 5 करेंगे तो करेंगे, तो ये मेरा इफेक्टिव हुआ। ओके, अगला मेरा क्या है, एवरी स्टेप एवरी एल्गोरिथम में टेक जीरो नंबर ऑफ इनपुट। ठीक है, जीरो या फिर मोर नंबर ऑफ इनपुट। तो यहाँ पे कोई भी एल्गोरिथम हम डिफाइन करेंगे, वहाँ पे क्या होगा, या तो जीरो इनपुट लेगा या तो इनपुट लेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है हम इनपुट देंगे ही देंगे, हो सकता है हम कहेंगे हम इनपुट ना दे, सभी केस ले सकते हैं। तो जीरो नंबर ऑफ इनपुट या फिर मोर नंबर ऑफ इनपुट वहाँ पे हो सकता है। ओके, उसके बाद क्या है, एवरी एल्गोरिथम मस्ट प्रोड्यूस एट लीस्ट वन आउटपुट। जैसे कोई भी हम इनपुट दे रहे हैं, अगर मान लेते हैं हम जीरो इनपुट दे रहे हैं, कोई भी इनपुट नहीं थे, तब भी उसके रिलेटेड एक आउटपुट होना चाहिए प्रोड्यूस। कोई काम नहीं करेगा तो कोई आउटपुट नहीं, लेकिन वहाँ पे एक आउटपुट प्रोड्यूस होना ही चाहिए। जैसे हम जीरो इनपुट दे रहे हैं तो वहाँ पे कोई ना एक आउटपुट प्रोड्यूस होना चाहिए। एटलीस्ट वन आउटपुट वहाँ पे प्रोड्यूस होना चाहिए। ओके, ये हमारा एल्गोरिथम का कुछ कुछ प्रॉपर्टी है। अगला क्या है, एल्गोरिथम एवरी एल्गोरिथम शुड टर्मिनेट द फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। और जो भी एल्गोरिथम दे रहे हैं उसको फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम में कंप्लीट होना जरूरी है। ऐसा नहीं जो हम काम करे जा रहे हैं, कर्म करे जाए, वहाँ पे मेरा खत्म हो ही नहीं रहा है, तो वहाँ पे बोलेंगे वो एल्गोरिथम मेरा गलत है। ओके, तो फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम में वो खत्म होना चाहिए। ओके, उसके बाद ये मेरा क्या था, ये मेरा एल्गोरिथम के बारे में कुछ कुछ पॉइंट था। चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं फिर से। तो एल्गोरिथम क्या बोलता है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करें उसको एल्गोरिथम बोलते हैं। उसके बाद क्या है, जो भी स्टेप हम वाले देखते हैं वो ऑपरेशन, वो सभी स्टेप में कोई ना कोई काम होना जरूरी है, और वो जो काम होगा वो मेरा डिफिनिट होना चाहिए और इफेक्टिव भी होना चाहिए। ओके, उसके बाद अगला क्या करता है, कोई भी एल्गोरिथम जीरो या फिर उससे ज़्यादा इनपुट ले सकता है। उसके बाद अगला मेरा क्या है, ये मिनिमम एक आउटपुट प्रोड्यूस करना जरूरी है कोई भी एल्गोरिथम का। एवरी एल्गोरिथम जो होगा फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, मतलब फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में खत्म होना जरूरी है। ओके, उसके बाद ये जानते हैं एल्गोरिथम होता क्या है वो तो समझ लिए। हमारा दो टर्म था, एनालिसिस और एल्गोरिथम। पहला स्टेप हमें जो एल्गोरिथम था, इस एल्गोरिथम का मतलब अभी तक हम समझे हैं। इसका मतलब यही समझे हैं, जो कोई भी प्रॉब्लम को कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं उसी को एल्गोरिथम बोलते हैं। और वो जो भी स्टेप होता है वो हमारा क्या होना चाहिए, डिफाइनिट होना चाहिए और इफेक्ट भी होना चाहिए। उसमें मिनिमम जीरो या फिर एक ज़्यादा से ज़्यादा मेरा इनपुट दे सकते हैं। उसमें एटलीस्ट एक आउटपुट प्रोड्यूस होना जरूरी है, और वो मिनिमम नंबर ऑफ, मिनिमम मीन्स मेरा यहाँ पे जो भी है फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में खत्म होना जरूरी है। ओके, उसके बाद मेरा क्या है, अगला मेरा है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। तो उससे पहले ये समझ लेते हैं, ये एल्गोरिथम है, इस एल्गोरिथम का लाइफ साइकिल क्या है, ये कैसे मेरा काम करता है। ये तो हम
रियल लाइफ एग्जांपल या फिर कोई भी चीज़ को हम सॉल्व करने के लिए ये एल्गोरिथम का बात करते हैं। लेकिन हमारा ये है कंप्यूटर साइंस में हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं वो समझते हैं। तो हम जब भी कोई सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम, तो उसका मेरा एक लाइफ साइकिल होता है। वो कैसे कैसे काम करता है, कैसे खत्म होता है, उसका एक लाइफ साइकिल होता है। तो उसी को समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एल्गोरिथम का जो भी लाइफ साइकिल वो उसमें समझिएगा क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आया, कोई भी एक क्वेश्चन आया या फिर कोई भी प्रॉब्लम मेरा आया, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसको डिफाइन करते हैं, उसको समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो मेरा होता है स्टेप 1, उसमें क्या करते हैं, प्रॉब्लम को हम डिफिनीशन कर देते हैं। यहाँ ये प्रॉब्लम मेरा है, प्रॉब्लम को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो पहला स्टेप मेरा क्या है, प्रॉब्लम को हम डिफाइन कर दिए। ओके। अब प्रॉब्लम को जब डिफाइन कर दिए तो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होगा। तो कुछ ना कुछ जब रिक्वायरमेंट होगा, तो उस रिक्वायरमेंट के लिए मेरा अगला स्टेप होता है, वो स्टेप 2 है मेरा, रिक्वायरमेंट को समझना है। प्रॉब्लम समझ लिए क्या है, और उससे रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है उसको समझ लिए दूसरा स्टेप में। ओके। उसके बाद अगला स्टेप में क्या है, स्टेप 3, हम उस रिक्वायरमेंट को समझ लिए। अब वहाँ पे हम लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। रिक्वायरमेंट भी समझ गए, अब ये लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं जो हमको उसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो तीसरा स्टेप मेरा होता है लॉजिक बिल्डिंग का। ओके। लॉजिक बिल्डिंग करते हैं। अगला स्टेप मेरा जो होता है स्टेप 4, वो होता है डेवलप द एल्गोरिथम। यहाँ पे हम लॉजिक समझ लीजिए, जहाँ ऐसे ऐसे काम करेंगे तो मेरा वो काम हो जाएगा। अब उसके रिलेटेड हम एल्गोरिथम लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप में उसको डिफाइन करेंगे। ये पहला स्टेप में ये करेंगे, दूसरा स्टेप में ये करेंगे, तीसरा स्टेप में ये, चौथा स्टेप में ये। उस जो हम यहाँ पे लॉजिक बिल्ड किए थे, उस लॉजिक के बेस पे हम क्या कर रहे हैं, उस लॉजिक के बेस में यहाँ पे हम उसका एल्गोरिथम को डेवलप कर रहे हैं। ओके। तो लाइफ साइकिल कैसे चल रहा है यहाँ पे, यहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ, उसके बाद हम रिक्वायरमेंट पे आए, रिक्वायरमेंट के बाद हम आए लॉजिक पे, लॉजिक के बाद हम आए एल्गोरिथम को डेवलप कर लिए। एल्गोरिथम को जब डेवलप कर लिए, तो उसके बाद ये चेक करेंगे जो हमारा एल्गोरिथम हम डेवलप किए हैं वो सही है या नहीं, वो वैलिड है या फिर नहीं। तो उसके बाद हम वैलिडेशन को चेक करेंगे, जो भी हम एल्गोरिथम यहाँ पे डेवलप किए हैं उसके वैलिडेशन को चेक करेंगे। ओके। अब एल्गोरिथम जब मेरा वैलिड है या फिर नहीं चेक हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, उसको हम एनालाइज करेंगे। हाँ, ये यहाँ पे हम चेक कर लिए, जहाँ मेरा ये क्या है, एल्गोरिथम वैलिड है, ये काम कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद एनालाइज करेंगे। एनालिसिस में क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे जो कितना टाइम ले रहा है, कितना स्पेस ले रहा है, कितना मेमोरी ले रहा है, ये सब चीज़ हम क्या करेंगे, एनालिसिस वाले पार्ट में करेंगे। ओके। तो वैलिडेशन के बाद आए एनालिसिस वाले पार्ट, ये मेरा था वैलिडेशन वाला स्टेप 5, और ये मेरा है स्टेप 6। एनालिसिस भी कर लिए, मेरा एल्गोरिथम बन भी गया, उसको हम क्या किया, एनालिसिस भी कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप 7 में उस जो एल्गोरिथम को बनाए थे उसको हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। कोडिंग के थ्रू उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके। इम्प्लीमेंट करने के बाद ही, अब इम्प्लीमेंट कर लिए तो ऐसा नहीं कि मेरा काम खत्म हो गया। इम्प्लीमेंट करने के बाद ही मेरा क्या होता है, टेस्ट करना जरूरी होता है। जो हम एल्गोरिथम को डेवलप किए हैं, जो इम्प्लीमेंट किए हैं, उसको टेस्ट करेंगे तभी होगा। ऐसे नहीं जब मैं डायरेक्ट बनाया हम वहाँ पे दे दिए, नहीं, उसको टेस्ट करना जरूरी होता है। टेस्ट एंड डिबगिंग मेरा सबसे लास्ट स्टेप होता है। तो अगला स्टेप मेरा क्या होता है, उसको हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं जब मेरा सही काम कर रहा है या नहीं, सभी इनपुट पे काम कर रहा है या नहीं। उसके बाद डिबग करते हैं, कोई भी एरर वगैरह होता है तो उसको डिबगिंग करते हैं। ओके। तो ये था मेरा क्या, एल्गोरिथम पे लाइफ साइकिल का। पहले फिर से एक बार समझ लेते हैं। पहले हम क्या किए, कोई भी प्रॉब्लम, ये रियल लाइफ से रिलेट करिए। सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन आया तो क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को हम पहले समझते हैं, उसको हम डिफाइन करते हैं। तो प्रॉब्लम को हम डिफाइन कर लिए पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप में क्या किए, प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिए, तो ये भी समझना जरूरी है जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो अगला स्टेप में हम रिक्वायरमेंट जान लिए। उसके बाद रिक्वायरमेंट आ गया तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए उसके लिए लॉजिक बिल्ड कर लिए। लॉजिक बिल्ड करने के बाद हम उसका करेंगे स्टेप बाय स्टेप में उसका फॉलो चार्ट बना लेंगे कि जब पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे। तो वो एल्गोरिथम हो गया, एल्गोरिथम को डिफाइन कर लिए। उसके बाद उस एल्गोरिथम को चेक करेंगे, हाँ ऐसे ऐसे करेंगे तो मेरा काम हो जाएगा या नहीं। तो वैलिडेशन को चेक कर लिए। उसके बाद वैलिडेशन के बाद हम उसको एनालाइज कर लिए। एनालाइज करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट के बाद डायरेक्ट टेस्ट और डिबग कर लिए। ये सब स्टेप जब फॉलो हो जाएगा कोई भी काम करे, तब हम कहेंगे हाँ ये मेरा काम अब खत्म हो जाएगा या फिर हो गया है। ओके। तो ये था मेरा एल्गोरिथम का लाइफ साइकिल। ओके। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये इतना सारा जब एल्गोरिथम का लाइफ साइकिल है, तो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम क्या है, हम सब कुछ सीखेंगे तो नहीं। तो यहाँ पे है, अब यहाँ पे आपको पढ़ना है वो है एनालिसिस वाला पार्ट को पढ़ना। ठीक है, इतना पार्ट में जो भी यहाँ पे 8 स्टेप है, उस 8 स्टेप में सिर्फ हमको एनालिसिस वाले पार्ट को पढ़ना है। और ये भी हमको पूरा नहीं पढ़ना है, इसी में बस थोड़ा थोड़ा टॉपिक जो पढ़ना है वो पढ़ना है। ठीक है। तो ये जो मेरा पार्ट है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हमको पढ़ना है, इसको 5 स्टार दे देते हैं। ओके। तो इस पार्ट में हमको ऐसा नहीं कि डीप में पढ़ना है, यहाँ पे थोड़ा बहुत बहुत पढ़ना है। ओके। एक सब्जेक्ट आप जब आगे बढ़िएगा तो आपको आएगा डा, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। तो ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में आपको दो चीज़ पढ़ना होगा। ठीक है, हमारा दो चीज़ पढ़ना होगा। सबसे पहले मेरा डिजाइन वाला पार्ट, वहाँ पे जो एनालिसिस वाला पार्ट है ये सेम चीज़ वहाँ पर भी पढ़ना है, लेकिन वहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो वहाँ पे डिटेलिंग होगा।
जब अगला सब्जेक्ट डा में जाइएगा तब हो सकता है आप में कुछ और नाम हो, लेकिन डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम जनरली होता है। तो वहाँ पे एनालिसिस वाले पार्ट को पढ़ना है अच्छे से एकदम डिटेल में। उसके बाद हमारा एक और चीज़ है लॉजिक वाला पार्ट को, तो इस पार्ट को भी हमारा डा में पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, डा में हम दो चीज़ पढ़ते हैं, लॉजिक कैसे बिल्ड करना है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और उसको कैसे हम एनालिसिस करते हैं। ओके, तो डा में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे हमारा डीएसए में जो है, डीएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमको सिर्फ एनालिसिस वाले पार्ट को समझना है, वो भी पूरा डिटेल में नहीं, वहाँ पे बस थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। ओके, डिटेल में पढ़ेंगे हम जब अगला डा में डिस्कस करेंगे तब। ओके, तो चलिए हमारा अब एनालिसिस वाला पार्ट स्टार्ट होता है। आई होप अभी तक हम जो भी डिस्कस किए हैं वो समझ में आया होगा। अभी तक हमने क्या क्या किया है, अभी तक हमने पहले ये समझ लिया है जो हमको एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम हम जानने वाले हैं। उसके बाद एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम एल्गोरिथम टर्म है, तो इस एल्गोरिथम टर्म को हम पहले डिफाइन कर लिए, उसको समझ लिए। उसके बाद एल्गोरिथम का जो भी लाइफ साइकिल होता है उसको हम रिलेट किए हैं, और हमको क्या पढ़ना है आगे वो भी समझे हैं। तो हमको एनालिसिस वाले पार्ट में कुछ कुछ पॉइंट है उसको पढ़ना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। अब अगला मेरा स्टार्ट होता है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। तो ये समझ लेते हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में हम सबसे पहले एनालिसिस करते क्यों हैं, वाई। तो यहाँ पे हम तीन क्वेश्चन का जवाब देंगे। पहला, वाई, एनालिसिस हम क्यों करते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन मेरे पास आएगा, एनालिसिस हम क्या चीज़ का करते हैं, व्हाट, एनालिसिस व्हाट, तो हम क्या चीज़ का एनालिसिस करते हैं, दूसरा क्वेश्चन आएगा। तीसरा क्वेश्चन मेरे पास आएगा, ये हम एनालिसिस करते कैसे हैं, हाउ, हाउ टू एनालाइज। तो यहाँ पे तीन क्वेश्चन का जवाब लेंगे, वाई, व्हाट एंड हाउ। तो सबसे पहले हम जवाब लेते हैं वाई का। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास आता है, एनालिसिस हम क्यों करते हैं। ओके, तो एनालिसिस क्यों करते हैं, तो नीड ऑफ एनालिसिस में हमारा वाई का आंसर मिल जाएगा। तो नीड ऑफ एनालिसिस में हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट वन में आता है, तो परफॉर्मेंस कंपैरिजन। हम पर जो मेरा दो मान लेते हैं, दो एल्गोरिथम हम यहाँ पे डेवलप किए हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। ओके, उसके बाद हम समझते हैं एनालिसिस हम क्यों करते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम बोले क्या, जैसे मान लेते हैं हम मेरा एल्गो वन, ठीक है, एल्गो वन हम यहाँ पे है, ठीक है, एल्गोरिथम वन है और एल्गो टू है। ठीक है, ये मेरा एल्गोरिथम वन और एल्गो टू, इसमें कोई भी कोड लिखा हुआ है, और ये क्या करता है मेरा प्रॉब्लम वन, प्रॉब्लम हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरा एल्गोरिथम वन और एल्गोरिथम टू दोनों सेम काम करता है। ठीक है, दोनों सेम काम करता है, सेम आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। अब हमको ये दोनों में देखना है ये है, ये इस दोनों में कौन सा लॉजिक यहाँ पे बिल्ड किया गया है, और उसमें दोनों में कंपेरिजन करना है, जो मेरा कौन एल्गोरिथम बेस्ट है। काम सेम कर रहा है, प्रॉब्लम सेम है, प्रॉब्लम मेरा कोई प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करने के लिए दो हम, जैसे होता है ना मल्टीपल वे से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो मल्टीपल वे से हम दो एल्गोरिथम डिजाइन कर लिए, ये तरीका से भी करेंगे तो काम हो जाएगा, ये तरीका से भी करेंगे तो काम मेरा हो जाएगा। ठीक है, जैसे समझ सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल लें, तो यहाँ से हम, ये मेरा क्या था सोर्स था, यहाँ से हम निकले, ठीक है, हमको पहुँचना है डेस्टिनी पे, ठीक है, यहाँ पे पहुँचना है। पहला रास्ता मेरे पास ये हो गया, दूसरा रास्ता ये हो गया, तीसरा रास्ता मेरा थोड़ा सा इससे घुमा के ये हो गया, चौथा रास्ता डायरेक्ट मेरा है, सीधा सीधा ये हो गया। ऐसे मल्टीपल वे है, ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हैं ये मेरा मल्टीपल एल्गोरिथम हो गया। अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कौन ज़्यादा टाइम ले रहा है या फिर कौन ज़्यादा रिसोर्स ले रहा है, वो सबको हम यहाँ पे समझने के लिए, कंपेयर करने के लिए एक दूसरे से हम यहाँ पे एल्गोरिथम का, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का हेल्प लेते हैं। तो वाई का आंसर पहला मिला। ओके, परफॉर्मेंस कंपैरिजन टू फाइंड आउट इफिशिएंट एल्गोरिथम। तो इफिशिएंट एल्गोरिथम को फाइंड करने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का हेल्प लेते हैं। तो मेरा एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम बताता है जो कौन बेटर एल्गोरिथम मेरा डिजाइन है। ओके, अगला मेरा क्या है, टू डिटरमाइन रिसोर्स कंपैरिजन। ये तो मेरा पहला हो गया, पहला जवाब मिल गया। हम यहाँ पे एनालिसिस क्यों करते हैं, पहला जवाब मिल गया, तो मेरा पहला जवाब मिल गया। ओके, अब आते हैं क्या चीज़ हम एनालाइज करेंगे, क्या चीज़ एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है जो एक फिक्स चीज़ है, वहाँ पे हो सकता है आप कभी कभी टाइम को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, कभी कभी आप स्पेस को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो क्या चीज़ आप एनालाइज करना चाहते हैं, वहाँ पे वो आपके काम पे डिपेंड करेगा। तो अगला मेरा क्या है, हम यहाँ पे अगला जवाब लेते हैं वाट का। अगला मेरा वाट का जवाब लेते हैं, जो क्या चीज़ हमको एनालाइज करना है। ओके, तो हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे। ओके, तो टू डिटरमाइन रिसोर्स कंजम्पशन, कितना रिसोर्स मेरे पास लग रहा है, उसके लिए रिसोर्स मेरा क्या क्या होता है, रिसोर्स मेरा क्या क्या है, टाइम रिसोर्स है, स्पेस रिसोर्स है, रजिस्टर रिसोर्स है, कॉस्ट रिसोर्स है। तो ये सब मल्टीपल मेरा क्या है, रिसोर्सेस है। तो इस रिसोर्सेस को हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। ओके, तो क्या चीज़ को एनालाइज करना है, मेरे मल्टीपल जो रिसोर्सेज होता है, उस रिसोर्स में कौन कौन सा रिसोर्स लग रहा है, कितना कंजप्शन हो रहा है रिसोर्स का, उसको एनालाइज करना है। तो वाट का भी आपको आंसर मिल गया, ये क्या चीज़ हमको एनालाइज करना है। ओके, तो यहाँ पे हम टाइम को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे और स्पेस को भी प्रायोरिटी देंगे। तो हम जनरली दो चीज़ को यहाँ पे क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, टाइम को और स्पेस को। तो टाइम को हम ज़्यादा एनालाइज करते हैं, क्योंकि टाइम क्या होता है, टाइम कम लगना चाहिए कोई भी चीज़ काम करने में। तो यहाँ पे टाइम को हम ज़्यादा एनालाइज करते हैं और स्पेस को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमको दो चीज़ें ज़्यादा एनालाइज करना होगा, टाइम को और स्पेस को। अगला मेरा वाट का भी जवाब मिल गया। अब ये समझते हैं वाव,
तो यहाँ पे हाउ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो पॉइंट समझ लेते हैं, उसके बाद हाउ पे चलेंगे। ओके, तो अगला पॉइंट मेरा क्या है, यहाँ पे दो चीज़ आया था क्या, टाइम और स्पेस। जैसे हमने बोला क्या, टाइम और स्पेस को हमको पढ़ना है, तो यहाँ पे ये समझ लेते हैं जो टाइम और स्पेस मतलब होता है क्या है। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी, ये जो टाइम है, टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय एल्गोरिथम। तो कितना कोई भी एल्गोरिथम, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं T1 टाइम ले रहा है और यहाँ पे मेरा T2 टाइम ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई टाइम जो है, कौन सा टाइम, कितना टाइम, कौन एल्गोरिथम कितना टाइम ले रहा है, उसको एनालाइज करने के लिए जो हम करेंगे उसको बोलेंगे टाइम कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। टाइम complexity of algorithm quantify the amount of time taken by algorithm to run as a function of input size। ओके, ये हो गया। अगला मेरा क्या है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी मतलब होता है क्या, स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ स्पेस। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं स्पेस 1 लग रहा है, स्पेस 2 लग रहा है, ठीक है, कितना भी हो सकता है। मेमोरी टेकन बाय द एल्गोरिथम टू रन एज फंक्शन ऑफ इनपुट साइज। तो यहाँ पे मेरा स्पेस 1 लग रहा है, स्पेस 2 लग रहा है, तो उसको बोलेंगे क्या, स्पेस कम्प्लेक्सिटी। और टाइम के अकॉर्डिंग जो टाइम लग रहा है उसको बोलेंगे टाइम कम्प्लेक्सिटी, बस नाम है और कुछ नहीं है। तो ये मेरा हो गया दो पॉइंट। अब ये समझते हैं हम हाउ का आंसर लेते हैं, हाउ टू एनालाइज, एनालाइज हम कैसे करेंगे। ओके, तो हाउ का यहाँ पे लेते हैं मेथोडोलॉजी ऑफ एनालिसिस, मेथोडोलॉजी ऑफ एनालिसिस। तो हम कैसे एनालाइज करने वाले हैं उसको लिए समझ लें। जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये क्या है, यहाँ पे कोई भी स्टेप में जैसे हमको एडिशन का लिखते हैं तो एडिशन का लिखने है। अब ये जो मेरा कोड है इसको हम जब कोडिंग भाषा में लिखेंगे तो यहाँ पे ये तो एल्गोरिथम लिख देंगे, मान लेते हैं ये एल्गोरिथम हो गया मेरा। इसको जब हम क्या करेंगे, कोडिंग में लिखेंगे तो हमको सबसे पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, तो हमको रिक्वायरमेंट होगा एक लैंग्वेज का, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, सी हो गया, C++, जावा, पाइथन वगैरह, कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हैं। तो एक लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट होगा मेरे पास। ओके, तो लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट हो गया, उसके बाद मेरे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम का रिक्वायरमेंट होगा। ओके, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए क्योंकि हम उस पर क्या करेंगे, अपने कोड को रन करवाएंगे इसलिए। और भी वहाँ पे कारण होता है, लेकिन एक कारण हम बता दिए। उसके बाद मेरा हार्डवेयर का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे हार्डवेयर में मेरे पास CPU, मेमोरी, इनपुट, आउटपुट। तो इतना चीज़ का क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है। और भी बहुत सारा का चीज़ रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ कुछ एग्जाम्पल लिखे। ओके, तो यहाँ पे कैसे कैसे हमको एनालाइज करना है उससे पहले हम मेथोडोलॉजी समझ लिए, और यहाँ पे कैसे कैसे कोई भी लैंग्वेज को लिखने के लिए हमको लैंग्वेज का जरूरी होता है। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का, हार्डवेयर में CPU का, मेमोरी का, इनपुट आउटपुट का, ये सब का क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पे जो भी काम होगा वहाँ पे कोई जो भी, जैसे मान लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को काम किया, यहाँ पे हार्डवेयर कुछ काम करेगा, तो ये सब काम क्या करेगा, कुछ कुछ होगा। उसके बाद मेरा क्या होगा, एनालिसिस वाला पार्ट आगे बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मेथोडोलॉजी हम समझ लें, मेथोडोलॉजी अब समझे नहीं है, बस यहाँ पे कुछ हुआ तो हम उसको डिस्कस किए हैं। अब आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्या है, मेथड है, जिसके वजह से हम क्या करते हैं अपने, जिसके कारण हम यहाँ पे उसको एनालाइज करते हैं। तो वो सब मेथड वन बाई वन हम सब कुछ समझेंगे। ओके, आई होप अभी तक हम जो भी डिस्कस किए आपको समझ में आया। अभी हम क्या किए हैं इस लेक्चर में, अभी हम देखे हैं सबसे पहले इस मेथड, इसका मतलब समझ लेते हैं, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का मतलब। उसके बाद एल्गोरिथम क्या होता है वो समझे, एल्गोरिथम का लाइफ साइकिल देखें। उसके बाद हम एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम को आगे करिए, उसके बाद वाई और व्हाट का आंसर ले लिया, हाउ का आंसर हम थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस किए हैं। उसके बाद ये वाई मेरा हो गया था, और ये मेरा हाउ का भी आंसर, व्हाट का भी आंसर ले लिया। हाउ अब कैसे एनालाइज करना है उसको हम नेक्स्ट पार्ट से कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं गाइस, अपने व्हाट का आंसर लेंगे। ओके, तो आई होप अभी तक हम जो भी डिस्कस किए हैं वो समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइस।